तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा स्प्रिंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देख रहे हैं बी फार्मेसी का जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर था। उसका हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। और अभी इस वीडियो में हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनिट वन का जो सेकंड चैप्टर है, उसको हम देखेंगे। उसमें से भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्चुअली जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं बी फार्मेसी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं कि सेल मतलब क्या। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो बनना चालू होता है सेल के द्वारा ही। मतलब फर्स्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सेल ही है। तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्योंकि एक उससे ही तो पूरा ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार होता है। ह्यूमन बॉडी भी जो बनी है, वो एक फिर सेल से ही बनी है। सेल मल्टीप्लाई होते हैं, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद वो टिश्यूज फॉर्म कर देते हैं। और मल्टीपल टिश्यूज जब एक साथ आते हैं तब वो ऑर्गन बना देते हैं। और यही ऑर्गन बाद में ऑर्गन सिस्टम्स बना देते हैं, पूरा मल्टीपल ऑर्गन एक साथ आके। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म या हम जैसे ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। तो यही है कि लाइक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना है। और जो ह्यूमन बॉडी है, वो लगभग 30 से लेके 40 ट्रिलियन सेल्स कंटेन करती है। और हर एक सेल का जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड है, वो अलग अलग है। जो भी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, हर एक टाइप के सेल्स का फंक्शन अलग अलग है। थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि लाइक रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो वर्ड सेल था वो पहले यूज किया था। फिर एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। और उनको ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया। ये हम इसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि लाइक न्यूक्लियस कौन से टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। देन स्लेडन एंड श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। ये भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे। देन जो सिंगर एंड निकोलसन थे, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड एक उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट बताया है। वो भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो इन साइंटिस्ट ने भी सेल्स के बारे में अपनी खोज जारी की। देन जो भी सेल्स है, एक्चुअली दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या? जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस इनके अंदर absent होता है। इनके अंदर कोई ऐसा न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेन जो डिफरेंस है इन दोनों टाइप ऑफ सेल्स में यही है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट और absent। और जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है वो लीनियर फॉर्मेट में, क्रोमोसोम फॉर्मेट में होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोट लाइक एनिमल सेल्स में ही मेनली प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इतनी ही होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो साइज है ये 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो। और यूकैरियोटिक सेल्स है, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस या माइटोसिस के द्वारा होता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, व्हाट इज द बाइनरी फिजन, व्हाट इज द माइटोसिस, मियोसिस। ये सब बेसिक है बायोलॉजी का। देन कौन से एग्जांपल, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली बैक्टीरिया, अर्काई, इनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, देन प्रोटिस्टा है, फंगा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है।
ये है यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम। आप क्लियरली देख सकते हैं। और अ, ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक डायग्राम। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्मेट में पड़ा है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो लीनियर क्रोमोसोम होता है उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। और वो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोलस के अराउंड होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी इधर यूकैरियोटिक सेल में दिया गया है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, वही एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। देन जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और वही एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लांट सेल का शेप होता है वो भी रेक्टेंगुलर ऐसा होता है। और एनिमल सेल्स में इरेगुलर होता है, लाइक कौन सा भी शेप के सेल्स हो सकते हैं एनिमल सेल्स में। देन सेंट्रियोल वो जनरली प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, वही एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी जो प्लांट सेल्स है उनमें ही कैरिड आउट होती है, उसके वजह से ही प्लांट्स को एनर्जी तैयार होती है। और एनिमल सेल्स में ऐसा कोई फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में, जो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि सेल थ्योरी के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, जिसमें जो सेल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ सेल इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इसके तीन मेनली प्रिंसिपल है, लाइक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक सेल से हो या मल्टीपल सेल्स से बने हैं। लाइक जो एक सेल से बने हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो मल्टीपल सेल से बना है उनको हम करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना ही है। और जो सेकंड है सेल, ये पहले भी स्टेटमेंट हमने देखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो तो बिल्डिंग ब्लॉक ही है, हाँ सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। और जो हमारी सेल्स बॉडी में होती है वो एक सेल से ही आगे जाके दो सेल्स फॉर्म करती है। वो दो सेल्स फिर आगे जाके चार सेल्स बना देंगी। समझे, मतलब वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। कोई नई सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही बनती है। तो यही लिखा है कि जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट थ्री प्रिंसिपल्स सेल थ्योरी में दिए गए हैं। देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में हम आगे आने डिटेल्स में देखेंगे। बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके रिलेटेड है, उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। और जो मॉडल है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन इट एंड द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। अब ये जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तो इसमें ही है अभी हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल है, जो टिपिकल एनिमल सेल होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में अब देख लेते हैं। तो मेनली जो एनिमल सेल्स है उनका जो थ्री मेन कंपोनेंट्स है, तो वो मेनली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए सेल के। देन ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसको ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका मेनली जो स्ट्रक्चर का जो साइज है वो 7 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेस पे बना है। ये जो मॉडल है ये जो सिंगर एंड निकोलसन है उन्होंने 1972 में दिया था। और उन्होंने जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको उसका स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है
जिसमें जो कि मेन फाउंडेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दो लेयर्स होती है, लाइक इट्स बाई लेयर। तो इसमें जो है हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक फिलिक हेड होता है, और ये जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के पास, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के रिपेलेंट हो। तो मतलब पानी से नफरत करें, सिंपल भाषा में। और यही जो लिपिड बाइलेयर है, और यही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर आते हैं जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं। वो मेनली टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटेग्रल प्रोटीन जनरली मेंबर के अंदर की साइड होते हैं, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बट दोनों का काम होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट चैनल्स हो या रिसेप्टर्स है उनको बनाना। देन जो भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड कर देना। फिर है कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट है। मेनली मेम्ब्रेन जो है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, उसकी जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। देन है कार्बोहाइड्रेट। ये मेनली एक, लाइक सिंपल वर्ड में कहे जाए तो इसको आईडी कार्ड कह सकते हैं सेल का, क्योंकि इसके द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सेल है, लाइक विच टाइप ऑफ द सेल इट इज। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और वही ये जो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। देन इनकी जो अरेंजमेंट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये ऊपर आउटसाइड के रीजन में है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की साइड में है, और जो प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड है, और जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स है वो ऐसे अटैच है प्रोटीन के साथ। और मेनली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन है, तो उनका है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी, जो भी चीज़ें अंदर जानी चाहिए वो सिलेक्टिवली जाती है उनके साइज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें लाइक जो भी ट्रांसपोर्ट करना हो सेल के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट हो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में लेके जाने के लिए, तो ये डायरेक्टली सब चीज़ें अंदर नहीं जाती। तो सिलेक्टिवली परमेबिलिटी होती है इसकी। अब इसके वजह से जो चीज़ें चाहिए वही चीज़ें अंदर जाती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये फ्रीली पास होती रहती है। और जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो उसका उसके लाइक उसकी जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड होती है साइज के ऊपर। उस जो मॉलिक्यूल है उसका जो क्या साइज है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड होती है। देन आती है प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन सेल को इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और जो बाहर के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको रोकने का भी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। देन आता है ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। तो मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का वो तीन तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट मीडियम्स है, तो इसके बारे में हम आगे आने वाले सीरीज लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल में। बट यही जो मेथड्स है उनके द्वारा ही जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं या अंदर होते हैं उनको अंदर बाहर करने का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देन है सेल रिकॉग्नाइजेशन। ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से सेल अपना और जो अदर और सेल्स है उनको पहचानने का काम करता है। प्लस इम्यून सिस्टम इसी से डिसाइड करती है कि किसी अदर सेल पे अटैक करना है या नहीं। तो यही कि सेल रिकॉग्नाइजेशन का भी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। देन सिग्नल रिसेप्शन, मतलब जो भी रिसेप्टर्स प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं। तो वही जो रिसेप्टर्स है ये हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सिग्नल्स रिसीव करते हैं।
और जो सिग्नल्स है वो फिर अंदर भेज देते हैं, फिर सेल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर देता है। देन है सेल अडेजन। मतलब क्या है कि जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है और फिर बाद में वो टिश्यू बनाती है। तो जो जुड़े रहने के लिए, लाइक दो सेल्स अटैचमेंट के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक अडेजन के दौर पे काम करते हैं। लाइक हम सिंपल शब्दों में कहे तो सेल का ग्लू, जो ग्लू होता है, तो उसके जैसे ये काम कर देते हैं। समझे? देन नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अब देखते हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि ये जो सेल है उसके अंदर जो फ्रीली मूवेबल मटेरियल है वो सब साइटोप्लाज्म में ही है। और ये रीजन मेनली कौन सा होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये मेनली क्या कंटेन करता है, तो जो साइटोसोल है, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है, वो है। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और साइटोस्केलेटल स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। हम सब ने देखा है कि अभी जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस अब हम इस स्लाइड में और आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक, लाइक हम सब जानते हैं कि एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेनली सर्कुलर फॉर्मेट में होता है मेजरली। तो डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड, और इसके अंदर फिर जो भी न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट होता है। देन और ये जो है वो है जो भी न्यूक्लियर इन्वॉल्व है। देन इसमें अराउंडिंग देन क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। देन जो ये जो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है वो है न्यूक्लियो प्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म है सेल, जैसे हमने अभी देखा कि ये जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म, वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो फ्रीली मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इसके फंक्शंस क्या है? तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए तो या आरएनए हो, तो उसको स्टोर करने का काम करता है। देन जो भी प्रोटीन होते हैं उनका सिंथेसिस का करने का काम भी न्यूक्लियस कर देता है। देन जो रिप्रोडक्शन होता है, लाइक सेल डिवीजन, जो कि जिससे और सेल्स बनते रहते हैं, उसका भी मेन काम न्यूक्लियस ही करता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो न्यूक्लियोलस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें, ये चीज़ें न्यूक्लियस करता है। देन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एज अ पावर हाउस ऑफ सेल भी जहाँ पहचानते हैं, बोलते हैं। तो इसका भी सेम डबल मेम्ब्रेन होती है ये भी। स्ट्रक्चर इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो उसका स्ट्रक्चर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, देन इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है। देन जो मैट्रिक्स है ये फोल्डेबल होता है। सो तो अब देख लेते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम सब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन इस तरह की है। देन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसी दिखती है। और ये जो है स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्रिस्टा। जो कि हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन, जो फोल्डेबल इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। देन इसके अंदर जो भी फ्रीली मटेरियल है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो ये है वो मैट्रिक्स है। इसका मेन काम यही है कि जो भी एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी प्रोडक्शन करना
और एनर्जी हम सब जानते हैं कि एटीपी के द्वारा ही बनती है। और इस यही काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि एटीपी प्रोडक्शन का काम। उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये एटीपी प्रोड्यूस होती है। देन जो भी अपोप्टोसिस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें। और इसमें बहुत सारे के जो एंजाइम्स है ये प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लाइक एटीपी सिंथेज। अब देख लेते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि यही प्रोटीन बनाने में काम करते हैं मेनली। और इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है और इसको ही कहा जाता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मीन्स जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये जो राइबोसोम्स होता है वो उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। और ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन की हेल्प से बना हुआ है। और दे मतलब उनको प्रोटीन फैक्टर क्यों कहा जाता है, तो उनका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है कि जो प्रोटीन्स है उनको बनाना। इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टरीज कहा जाता है। देन राइबोसोम्स के भी दो टाइप्स है, लाइक फ्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स। जो फ्री राइबोसोम्स है तो उनके बारे में ये है कि दिस राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। वही प्रोटीन्स बनाते हैं इनसाइड द सेल। और इनका एग्जांपल्स लाइक एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देन बाउंड राइबोसोम्स। तो ये जो बाउंड राइबोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होते हैं। और ये ऐसे प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ सेल सिक्रेट करते हैं। मतलब जो भी प्रोटीन्स है वो सेल्स के बाहर सिक्रेट होते हैं। देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। और वही फिर जो प्रोटीन्स है वो हमने देखा कि रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। देन सम जो राइबोसोम्स है बाउंड राइबोसोम्स वो लाइसोसोम्स की तरफ भी भेज देते हैं। देन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग cells and are essential for the growth, repair and normal functioning of the cell. देन अब देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये ध्यान में रखो। तो ये एक लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर ये राइबोसोम होता है डॉट डॉट। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप्स है मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और जो ये स्पेस होता है जो सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूल्स एंड जो फ्लैटन सैक्स है उनका उनके साथ नेटवर्क बना के एक कंटिन्यू। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटन सैक्स एंड इट्स कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यही मेनली लाइक राइबोसोम्स होते हैं। और मीन्स यही फिर प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट है और मेनली इन्वॉल्व है। और यही फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाने में काम करता है। देन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर सरफेस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और वही रफ अपीयरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस पे वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी वजह से ही वो रफ नाम दिया गया है। और it is mainly involved in the protein synthesis, especially proteins means for the secretion, membrane formation and lysosome formation. और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के द्वारा इंटर होते हैं।
लुमेन में इंटर होते हैं। और जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो ल्यूमेन में इंटर होते हैं फॉर फोल्डिंग एंड इनिशियल मॉडिफिकेशन। देन ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वेल डेवलप्ड इन सेल एंड एक्टिवली सिक्रेटिंग प्रोटीन सच एज पैनक्रियाटिक एंड प्लाज्मा सेल। देन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन इट्स सरफेस। सो इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन। It is synthesizes steroid hormones in endocrine glands. Then it plays as an important role in detoxification of drugs, toxin in liver cells. In muscle cells, it forms the sarcoplasmic reticulum और वही फिर कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का काम करता है। फिर आता है गोल्गी एपरेटस, हम उसको पैकेजिंग सेंटर भी कहते हैं। ये जो ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस, वो मेनली क्या काम करता है कि जो प्रोटीन या लिपिड्स तैयार हुए उनको मॉडिफाइज करने का काम करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड्स और प्रोटीन तैयार हुए हैं तो उनको मॉडिफाइज पैकेज और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम गोल्गी एपरेटस करता है, इसलिए उसको पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली इट कंपोज फ्रॉम द फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, और उसको ही हम सिस्टर नहीं कहते। और ये जो गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं कि स्टैक्स में अरेंज है, स्टैक्स फॉर्मेट में अरेंज है। इसमें एक्चुअली दो फेसेस होते हैं, लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस फेस एंड ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो होता है रिसीविंग साइड। और मतलब क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे वो फेस करके रहता है, वहां से फिर वो प्रोटीन रिसीव कर देता है। उसके अंदर फिर गोल्गी एपरेटस के अंदर फिर वो प्रोटीन्स या लिपिड्स आएंगे, फिर उनका मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग या जो भी है वो होता है। और फिर जो ट्रांस फेस है जिसको हम शिपिंग फेस कहते हैं, वहां से फिर वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसके तरफ फिर वो भेज देते हैं प्रोटीन्स को, जो पैक्ड प्रोटीन या पैकेज्ड प्रोटीन है उसको। समझे? तो गोल्गी एपरेटस इस तरह से काम करता है। तो मेनली फंक्शन हमने डिस्कस ही किया है कि लाइक जो भी मॉडिफिकेशन है प्रोटीन्स का वो काम करते हैं, फिर पैकेजिंग का काम करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स का। और मेनली और एक है कि जो लाइसोसोम्स है उनको भी बनाने का काम गोल्गी एपरेटस करते हैं। तो गोल्गी पैकेजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू वेसिकल्स एंड दैट डेवलप्स लाइसोसोम्स which are responsible for the intracellular digestion। ये जो लाइसोसोम्स को भी को बनाने का काम गोल्गी एपरेटस ही करते हैं। देन जो मेजर रोल है गोल्गी एपरेटस का वो है सिक्रेशन, जो भी है प्रोटीन्स पैकेज किए है वो ट्रांस फेज से वो फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी तरफ भेज देते हैं। तो वही कि सेल मेम्ब्रेन और फिर मेम्ब्रेन इंसर्शन में भी ये गोल्गी एपरेटस काम करता है, फिर लाइसोसोम्स को बनाने में काम करता है, तो बताए। देन व्हाट इज दिस लाइसोसोम्स? तो लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि सुसाइडल बैंक्स बैग्स मतलब लाइसोसोम्स। तो ये क्या है, लाइक ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि जो हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली हमने अभी पढ़ा कि लाइसोसोम्स क्या है कि डाइजेशन करने का काम करते हैं, जो भी लाइक सेल्स, लाइक लाइसोसोम्स हमने सुना है कि लाइसोसोम सेल्स को भी लाइक जो भी खराब सेल्स है उनको खत्म करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी, और इसके अंदर मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो इंटीरियर होता है उसका जो पीएच है वो 4.5 से लेके 5 होता है, मीन्स एसिडिक इंटीरियर होता है।
इसलिए इसमें बहुत तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आराम से रहते हैं, लाइक प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस। इसका मेन फंक्शन यही कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर देना, जो भी फूड पार्टिकल्स है या सेल वेस्ट है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर देना। देन ऑटोफेजी, जब यही अब बताया कि जो भी सेल्स लाइक जो भी डिस्ट्रॉयड या डैमेज सेल्स है तो उनको खत्म करने का मतलब सेल्फ ईटिंग करने का काम भी वही करते हैं, रिमूव्स डैमेज्ड ऑर्गेनल्स। और यही ऑर्गेनल्स खत्म होने के बाद फिर क्या होगा, सेल्स तो वो खत्म हो ही जाएगी। देन डिस्ट्रॉयज पैथोजन। देन डिस्ट्रॉयज पैथोजन मीन्स क्या, तो जो भी डब्ल्यूबीसीज है। देन डिस्ट्रॉयज पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको भी मारने का काम लाइजोसोम्स करते हैं। देन आते हैं पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसम्स आर द ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स द ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और लाइजोसोम्स कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इनका जो मेनली स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेम्ब्रेन है वो लाइक ये सराउंडिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी खुद की। देन इसके अंदर जो एंजाइम्स है तो वो ऑक्सीडेटेज और कैटलेज, ऑक्सीडेजेस और कैटलेजेस प्रेजेंट, कैटलेज, ऑक्सीडेज और कैटलेज, ये दो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम अब डिटेल में देख लेते हैं कि जो भी लास्ट है कि लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। तो फर्स्ट फंक्शन है कि जो सेल है वो मेनली है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, लाइक एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, ये जो हमने ये टर्म्स है हमने पिछले वीडियो में कवर किए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो मेनली जो मेटाबॉलिज्म है वो काम करने का, जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल्स के अंदर ही वो सब होता है। देन जो सेल ही हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लाइक उस जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोडक्शन कर देता है और उसकी वजह से ही हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो सेल्स ही एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। देन सेल से ही हम प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम होया, ये दोनों एक साथ बन के फिर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मेनली ये सब जेनेटिक मटेरियल से ही बनता है, लाइक डीएनए, आरएनए। जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोमल आरएनएस प्रेजेंट होते हैं, 70s 80s, और वही आगे जाके फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी सेल्स ही करते हैं ओवरऑल। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, उनको जो उनके ऊपर जो सिग्नल्स आए वो रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना, ये काम भी सेल्स ही करते हैं। इसलिए इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग या रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन, ये काम भी सेल ही करते हैं। देन जो हार्मोन्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी सिक्रेशन का काम सेल से करते हैं। देन जो रिप्रोडक्शन है, सेल्स का रिप्रोडक्शन, वो चाहे माइटोसिस हो और मियोसिस, जनरली जो सेक्स सेल्स है उनके उनमें ही होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। देन जो ह्यूमन है, लाइक हम जब छोटे होते हैं तो हमारे सेल्स की जो मात्रा है वो कम होती है। जैसे सेल्स रिप्रोड्यूस होते रहते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन रहता है, बढ़ता है हमारी बॉडी में, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, हार्मोन्स बढ़ते हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो या सब सब ये सब चीज़ें बढ़ती है, और वही फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी की भी ग्रोथ होती रहती है। तो वही सेल्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी बॉडी का साइज हो या ऑर्गेनिज्म का साइज हो, वो बढ़ाने के लिए सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। देन आता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेटिस के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में ये देखा था। जो भी स्टिमुलाइज है उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो होम्योस्टेसिस में होता है। लाइक जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो पूरे सिग्नल्स भेज देते हैं बॉडी। फिर जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में, वो फिर सिग्नल्स रिसीव करते हैं रिसेप्टर के द्वारा, फिर वो फिर जो इफेक्टर है उसको फिर सिग्नल भेज के वो
जो भी बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करने का काम करता है। तो यही सब चीज़ें और यही सब फंक्शंस सेल्स परफॉर्म करता है बॉडी में। और इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो या वीडियो में जो भी चेंजेस हो या प्रॉब्लम्स हो या कोई डाउट हो या कमेंट हो, प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप ये जो आपके डाउट्स है वो या पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए। ऐसे ही हम एचएपी कवर करते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देखते रहिए। थैंक यू।